हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट जितने बच्चे क्लास 10th में हैं उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को 2025 बोर्ड एग्जाम का मॉडल पेपर बताने वाला हूं, वो भी हिंदी का। ठीक है, क्लास 10th वाले विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देखना। ये 2025 का मॉडल पेपर है हिंदी का मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको मालूम मेरे प्यारे बच्चों, मॉडल पेपर बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि 30 से लेकर 35% क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर से बनते हैं। तो इस मॉडल पेपर को जरूर से जरूर सॉल्व करके जाना। देखिए क्या है यहाँ पे, सबसे पहले इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास जो टाइमिंग दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया गया है। पूर्णांक की अगर हम बात करें 70 नंबर का यह पेपर आप लोगों का है। यहाँ पे निर्देश दिया गया है जिसमें से पहला निर्देश बोला है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट में इस पेपर को आप पढ़ोगे और 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करना है। वहीं दूसरे निर्देश की अगर हम बात करें तो प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। यह पेपर 2 खंडों में बना है, एक तो खंड आपका अ और दूसरा खंड ब। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, तीसरा निर्देश देखिए क्या बोला है, प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। कहने का मतलब है कि खंड में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सही सही उत्तर आप लोगों को OMR शीट पे देना है। नीले पेन से रंगे या काले पेन से आपको रंगना होगा। अगला निर्देश देखिए क्या बोला है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। खंड अ में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला निर्देश देखिए क्या बोला है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्न हेतु 1 घंटा था तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। कहने का मतलब है कि खंड अ में जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने के लिए 1 घंटे का समय दिया गया है और खंड ब में जो 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न हैं उनको हल करने के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित है। आगे देखिए क्या है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। हर एक प्रश्न के आगे आपको बताया गया होगा कि प्रश्न 1 नंबर का है कि 2 नंबर का है कि 4 नंबर का है कि 6 नंबर का है। जितना भी नंबर का होगा उसके सामने लिखा हुआ मिलेगा। देखिए मेरे प्यारों, जो पेपर आप लोगों का यहां से स्टार्ट है मॉडल पेपर। देखिए सबसे पहले आया है यहाँ पे, देखिए खंड अ, और खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा इसने, पहला प्रश्न है कि रस मीमांसा के लेखक हैं। तो रस मीमांसा के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगवत शरण उपाध्याय, जयप्रकाश भारती। मैं जल्दी से आंसर बता देता हूं, रस मीमांसा के लेखक हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। पहला वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें दूसरे प्रश्न को लेकर, दूसरा प्रश्न है कृति कंकाल के लेखक हैं। तो कृति कंकाल के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पहला वाला ऑप्शन, जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जो है कृति कंकाल के लेखक हैं। आगे बढ़ेंगे, देखिए तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है कि शुक्ल युग की काल अवधि है। तो शुक्ल युग की काल अवधि कितनी मानी जाती है मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन सी 1919 से लेकर 1938 तक की जो काल अवधि मानी जाती है वो शुक्ल युग की काल अवधि मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे, चौथा प्रश्न देखिए क्या पूछा है, कह रहा है कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार इन चारों ऑप्शन में से कौन है? तो वह है आपके भगवती चरण वर्मा जी। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 5वां क्या है, चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो चिंतामणि के रचयिता इन 4 ऑप्शनों में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। चिंतामणि के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 6 क्या है? प्रश्न नंबर 6, ललित ललाम के रचयिता हैं। तो ललित ललाम के रचयिता इन 4 ऑप्शन में से कौन है? बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कौन? मतीराम जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ललित ललाम के रचयिता। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न नंबर 7वां। देखिए प्रश्न नंबर 7वां पूछा गया है कि आधुनिक काल की समय अवधि है। तो आधुनिक काल की समय अवधि जो मेरे प्यारे बच्चों मानी जाती है वो मानी जाती है यहाँ पे 1843 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक। मतलब 1843 ईस्वी से लेकर अब तक जो काल अवधि चली आ रही है उसे आधुनिक काल की काल अवधि माने जाते हैं या समय अवधि माने जाते हैं। आगे देखिए क्या पूछा है, प्रश्न नंबर 8वां क्या दिया हुआ है कि बिहारी किस युग के कवि हैं? तो बिहारी जो है मेरे प्यारे बच्चों वो रीति काल युग के कवि हैं। तो बी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और 9 वाला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 क्या है, केशव दास काव्य धारा के कवि हैं। तो केशव दास काव्य धारा के कवि कौन है? तो रीति बुद्ध मेरे प्यारे बच्चों,
ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10वां देख लो। प्रश्न नंबर 10वां है कि निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है। अब शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है इन चारों ऑप्शन में से मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10वां का शुक्ल युग के लेखक पूछा है। पहला वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 क्या है, इसको देखते हैं। कह रहा कि हंसी हंसी भाजे देखी दुल्हा दिगंबर को, पावनी जे आवे हिमाचल के उछाव में, निम्नलिखित में रस है, मतलब इस पंक्ति में किस रस का प्रयोग किया गया है, तो आप इसका आंसर दोगे हास्य रस का। बी वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 12 को लेकर, देखिए प्रश्न नंबर 12 क्या है कि पीपर पात सरिस मंडोला, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब इस चारों ऑप्शनों में से बताना कौन सा अलंकार है पीपर पात सरिस मंडोला में, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारों बच्चों, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। किसका? उपमा अलंकार का। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 13वां है कि सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तनक पुलक भर, शरद सुरहु नयन, तुलसी भरे स्नेह जल। कह रहा है कि इन पंक्तियों के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों दूसरे मतलब इस वाले चरण में और चौथा मतलब लास्ट वाला चरण में कितनी मात्राएं हैं ये बताना है। तो इसमें मात्राएं आपके हैं 13, मतलब दूसरे चरण में भी 13 मात्राएं हैं और चौथे चरण में भी 13 मात्राएं हैं। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा, तो सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा, कह रहा वाक्य के भेद है, मतलब किस प्रकार का वाक्य है, तो सभी लोगों ने सुंदर दृश्य देखा मतलब एक प्रकार का सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस है। पहला वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए फटाफट, प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या पूछा है। वह खड़ा नहीं हो सकता, बोला है कि वाक्य का वाच्य रूप में होगा, मतलब भाववाच्य रूप में होगा। कह रहा है वह खड़ा नहीं हो सकता, इस सेंटेंस को भाव के रूप में अगर व्यक्त करना हो तो कैसे, भाव के रूप में इसको कैसे बनाओगे आप, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उससे खड़ा नहीं हुआ जाता। अगर भावपूर्ण के रूप में अगर इस वाक्य को व्यक्त किया जाए तो होगा उससे खड़ा नहीं हुआ जाता, डी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या है कि यह बालक बहुत मेधावी है, तो यह बालक क्या है मेरे प्यारों बच्चों, बहुत मेधावी है। अब इसमें बताना है कि क्या है, तो यहाँ पे मेरे प्यारों बच्चों यह के नीचे अंडरलाइन किया गया होगा, यह के नीचे बताना यह क्या है। तो यह जो मेरे प्यारे बच्चों है, एक तो सार्वनामिक विशेषण है, एक वचन है, पुल्लिंग है और विशेष से बालक का बोध करा रहा है, ठीक है, तो यहाँ सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं 17वां प्रश्न क्या है, अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अनुचर में उपसर्ग पूछा है, तो अनुधनचर, तो पहले जो जुड़ता है वही उपसर्ग कहलाता है, तो अनु हो जाएगा। आगे देखिए क्या प्रश्न पूछा है, प्रश्न नंबर 18 कि गंगा यमुना का समास विग्रह है, तो गंगा और यमुना का अगर समास विग्रह करें तो जो योजक चिन्ह मेरे प्यारे बच्चों, योजक चिन्ह जब हटाते हैं तो और का चिन्ह लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा गंगा और यमुना, मतलब पहला वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 19 देख लो क्या है। प्रश्न नंबर 19 है कि सुहाग शब्द का तत्सम रूप होगा, तो सुहाग शब्द का अगर हम तत्सम रूप देख लें तो इसका होगा सुहाग शब्द का सौभाग्य, सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 20वां क्या है, तद पुल्लिंग शब्द है, तो तद पुल्लिंग शब्द का अगर हम चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप कैसा होगा, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप पूछा है किसका, तद शब्द का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तस्य, पहला वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो खंड क समझ में आ गया आप लोगों को, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बता दिया। यहां से आपके स्टार्ट है देखिए खंड ब, और खंड ब वर्णात्मक प्रश्न दिया हुआ है ना। प्रश्न नंबर 21 क्या बोला है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश दिया गया है, 3 प्रश्न है, 6 नंबर के लिए दिया जाएगा आपको। तो क वाला क्या है, देखिए क वाला है कि आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल व स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और उनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ अभी भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए हैं और रखेगा। अब मेरे प्यारों यह जो गद्यांश है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यह गद्यांश में 3 प्रश्न है। पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा, गद्यांश के रेखांकित अंश की भाव स्पष्ट कीजिए।
तीसरा है कि लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस गद्यांश जो है किस चैप्टर से लिया गया है? तो ये जो गद्यांश मेरे प्यारे बच्चों, यह भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, भारतीय संस्कृति किस चैप्टर से लिया गया है? भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया मेरे प्यारे बच्चों। अगर वही बात करें इसके जो लेखक हैं, वो लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। समझ में आ गया? चलिए, अगर यह प्रश्न नहीं करना चाहते हो तो देखिए, अथवा करके एक प्रश्न और दिया है। अथवा करके ख वाला प्रश्न दिया है, देख लीजिए उसको। बोला है कि पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना दिए गए, जहां खंभों पर उभरी मूर्तें बेहस उठी, भीतर की समुची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गईं, और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले प्लस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी, फिर उनके चेले कलावंतों ने उसमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए, फिर तो दीवारें उमग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। तो यह गद्यांश है। इसके नीचे भी वही 3 प्रश्न दिए गए हैं। गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और पहले पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया, और गद्यांश के आधार पर इसको स्पष्ट कीजिए। 3 प्रश्न है। अब यह किस चैप्टर से गद्यांश लिया गया मेरे प्यारे बच्चों? तो यह आपके अजंता चैप्टर, यहां पे लिख लेता हूं, अजंता चैप्टर से लिया गया यह गद्यांश है। और इसके अगर हम लेखक की बात करें तो श्री भगवत शरण उपाध्याय जी, श्री भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, तो दोनों में से कोई एक ही करना है। आगे क्या दिया हुआ है? प्रश्न नंबर 22 कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 6 नंबर का ही है। अब मेरे प्यारों जो यहाँ पे पद्यांश आ गया, ठीक है, क्या आ गया? पद्यांश। और पद्यांश में क वाला पद्यांश है, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समुझाई, स्वउदय बुझती सांच नहासी, कौ है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे वरन भेष है कैसो, की ही रस में अभिलाषी, पावेगो पुनि कियो आपनो, जौरे करयो गासी, सुनत मौन रघो बावरो, सूर सबे मतिनासी। अब मेरे प्यार बच्चों, इसके नीचे 2 प्रश्न दिए गए हैं। पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए और काव्य संदर्भ भी स्पष्ट कीजिए। और दूसरा है कि गोपियां भ्रमर की अनुयुक्ति से उद्धव से क्या पूछती हैं। 6 नंबर के लिए प्रश्न है। अब मेरे प्यार बच्चों, यह पद्यांश जो है किस चैप्टर से लिया गया है? ठीक है, तो यह जो पद्यांश है मेरे प्यार बच्चों, सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से लिया गया है। पद शीर्षक से, किस शीर्षक से? पद शीर्षक से लिया गया है। सूरदास जी इसके रचयिता हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, अगर ये नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके एक और दिया गया है आपको नीचे। देखिए क्या है दिया गया है, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर, ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपना मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे भी आपको प्रश्न दिए गए हैं कि प्रस्तुत पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य संदर्भ भी स्पष्ट कीजिए। और दूसरा है कि उपयुक्त पद्यांश में कवि ने क्या स्पष्ट किया है। अब मेरे प्यार बच्चों, इसमें बताना है कि अब यह किस चैप्टर से लिया गया है यह पद्यांश। ठीक है, तो यह किस चैप्टर से लिया गया मेरे प्यार बच्चों? तो पहली बात तो राम नरेश त्रिपाठी जी इसको लिखे हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी इसको लिखे हैं। इसके रचयिता कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी। स्वदेश प्रेम से, किससे? मैं लिख देता हूं, स्वदेश प्रेम से लिया गया है, स्वदेश प्रेम से लिया गया है। और काव्य संग्रह स्वप्न से, काव्य संग्रह स्वप्न से लिया गया है। ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या है, प्रश्न नंबर 23 दिया है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब ये संस्कृत का गद्यांश आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब संस्कृत का गद्यांश 5 नंबर के लिए देखिए पूछा गया है, 5 नंबर के लिए यह है संस्कृत का गद्यांश। एक बार ध्यान से आप देख लो, ईयम नगरी वाला। ठीक है, तब यह किस चैप्टर से लिया गया मेरे प्यारे बच्चों? तो यह आपके वाराणसी चैप्टर से है।
किस चैप्टर से? वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। स्क्रीनशॉट इसका ले लो। हाँ, अगर ये नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके एक और दिया हुआ है, ठीक है, अथवा करके नीचे आपको एक और दिया गया है, इसको कर लो। लेकिन याद है दोनों में से कोई एक ही आपको करना है, ठीक है, ख वाला दिया है। तो ऐसा क्रमविरल संस्कृति वाला यहां से लेके यहां तक है, नोट कर लो। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये किस चैप्टर से लिया गया है मेरे प्यारो बच्चों? तो भारतीय संस्कृति चैप्टर से, भारतीय संस्कृतीय चैप्टर से यह संस्कृत का गद्यांश लिया गया है। क्लियर है? चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मेरे प्यारो बच्चों आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अब ये संस्कृत का पद्यांश आ गया। दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर के लिए है। अब ये संस्कृत का पद्यांश है, भी 5 नंबर का। पहला वाला देखिए, अगर पहला वाला आ रहा है तो ठीक, नहीं तो अथवा करके एक नीचे ऑप्शन और आपको दिया गया है। तो पहला वाला किस चैप्टर से लिया गया है? तो ये संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणु चैप्टर से है। जीवन सूत्राणु, सूत्राणी, जीवन सूत्राणी होता है, जीवन सूत्राणी चैप्टर से लिया गया है। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके एक दिया है, इसको नोट कर लो, ठीक है। यह किस चैप्टर से लिया गया है मेरे प्यार बच्चों? ठीक है, तो यहां पे लिखिए इसका, यह लिया गया है मरणम मंगलम यत्र विभूति ना, वाराणसी चैप्टर से, ठीक है। यहां पे लिख लीजिए, वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 25वां। अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए 3 नंबर के लिए। अब यह खंड काव्य आ गया, तो खंड काव्य मेरे प्यारों से जिला वाइज आता है, जो आपकी जिला में पूछा जाएगा वही आपको करना है। वैसे खंड काव्य तो बहुत हैं, मैं दिखा देता हूं। देखिए दिया है, पहला मुक्ति दूत खंड काव्य, फिर ज्योति जवाहर दिया हुआ है। नीचे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे मेवाड़ मुकुट, इसके बाद अग्र पूजा दिया गया है। अग्र पूजा के बाद देखिए जय सुभाष, फिर मातृभूमि दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कर्ण दिया है, फिर कर्मवीर दिया हुआ है। नीचे बढ़ेंगे तुमुल दिया है। इतने सारे दिए हैं, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में पूछा जाएगा वही आपको एग्जाम में करना है। आगे देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पे 26, प्रश्न नंबर 26 का क बोला है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का तो जीवन परिचय ही दिया है। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा जयशंकर प्रसाद। याद रहे ये जो 2 नंबर मिलता है रचना पे मिलता है, तो रचना लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 2 नंबर रचना पे और 3 नंबर जीवन परिचय पे मिलता है, तो रचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या है ख वाला, कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। और यह प्रश्न भी 5 नंबर का है। अब एक कवि का जीवन परिचय है, गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, महाकवि सूरदास। तीनों लोगों में से किसी एक का जीवन परिचय करना है। याद रहे रचना कीजिएगा, क्योंकि रचना पे 2 नंबर आपको दिया जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 27 देखिए क्या पूछा गया है, कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो 2 श्लोक आपको लिखना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। 2 में से कोई एक ही श्लोक, मतलब यहाँ पे 1 श्लोक पूछा है लेकिन 2 याद कर लेना। 2 याद किए रहोगे तो 1 आराम से लिख दोगे, तो 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा। इसके बाद 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 ही प्रश्नों को उत्तर देना है संस्कृत में। पहला है वाराणसी नगरी कुत्र स्थितास्ति, दूसरा है चंद्रशेखर क आसीत, तीसरा भारतीय संस्कृति मूलम किमस्ति, और चौथा दिया है यहाँ पे वीरा विन पूजते और वीर किन पूजते, तो इसका उत्तर होता है वीरा वीरेन पूजते। तो 4 प्रश्न है, चारों में से किसी 2 ही का उत्तर आपको देना है। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर का तो निबंध ही है। पहला निबंध पूछा है भारत में आतंकवाद के कारण और निवारण बताइए। दूसरा जनसंख्या वृद्धि के कारण लाभ और हानि, तीसरा वृक्षारोपण, और चौथा है विज्ञान के चमत्कार। तो 4 निबंध दिया है, 4 में से किसी एक को करना है और 7 नंबर यहां से आपके क्या हो जाएंगे पक्के। प्रश्न नंबर 30वां लास्ट प्रश्न है, कि अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू और मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखिए। मतलब आपके क्षेत्र में गंदगी के कारण अगर मलेरिया फैल जा रही है तो उसके लिए किसी दैनिक पत्र के संपादक को पत्र आप कैसे लिखोगे। अथवा करके एक और दिया है कि बिजली की समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए कि आपके जो जिले में है वो बिजली सही से नहीं आ रही है,
तो अगर बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखना तो कैसे लिखोगे, और ये प्रश्न 4 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। तो यह था मेरे प्यारे बच्चों मॉडल पेपर, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो इस मॉडल पेपर को अगर तैयार आप कर लेते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां से 30 से लेके 35% क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर देना और उसमें जितने क्वेश्चन दिए गए याद कर लेना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।